हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार फार्मर के लिए 25 प्रश्नों का डिस्कस करेंगे, जो कि आपका जीके जीएस का होगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होंगे। सारे आपका सेलेक्टेड प्रश्न होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते, चीजों को समझते। इससे पहले अगर दोस्तों चैनल पर पहली बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और सबसे पहले हमारे क्लास को देख पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मैं डाल दिया हूँ, तो वहाँ से अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हैं, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहाँ जाकर आप पीडीएफ लेकर के विजिट कर पाओगे। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। पहला प्रश्न ये आप सभी सामने यहाँ पर आपको 1 नंबर में पूछा जा रहा है, गिंद गोविंद के रचयिता जयदेव का संरक्षक निम्नलिखित में से कौन सा शासक था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। सबसे पहली बात यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि गीत गोविंद के जो रचयिता थे ये कौन से, जयदेव थे। इसके बारे में भी पूछा जाता है, और साथ में इसका संरक्षक कौन थे ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करें, यहाँ पर लक्ष्मण सेन हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो लक्ष्मण देव जो है, लक्ष्मण सेन जो है, ये जो है ना बंगाल का शासक था, और ये जो है अंतिम बंगाल का हिंदू शासक बना रहा था। तो इतनी चीज़ों को यहाँ से याद रखना है आपको। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 2 नंबर में कि शाहजी ने किससे पूना की जहांगीर प्राप्त की थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि शाहजी ने किससे पूना की जहांगीर को प्राप्त किया था, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो ये आपका आदिल शाह से प्राप्त किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखिए पूछा जा रहा है, निम्नलिखित अधिकारी का संबंध ठगी के दमन से था। तो बताइए कि कौन से अधिकारी हैं जिसका कि संबंध जो है ये दमन के ठग से था, ये आपको यहाँ पर पूछा, ठगी के दमन से था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करें, ये आपका सलीमैन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सलीमैन का जो संबंध था, यह एक अधिकारी थे जो कि सलीमैन का संबंध किससे था, तो ये संबंध जो था इसका दमन के ठग से था। किससे? ठगी के दमन से था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है, टोडरमल निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो टोडरमल की बात करें कि ये किससे आपका संबंधित था, तो ये आपका भूराज सुधार से संबंधित है। ये आपका प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ था, और ये रिपीटेड प्रश्न है आपका। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा कि भूराज सुधार से संबंधित कौन है, तो आपका टोडरमल संबंधित है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप सभी के सामने यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी है, ये आपको यहाँ पर पूछा है। तो बताइए कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसके द्वारा लिखा गया है, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो बताइए इसके लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो लिखा गया था ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपको सारा ऑप्शन पढ़ना है, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जिसमें कि आप आंसर को सही मार पाओगे। आपको अटेम्प्ट करने का भी प्रयास करना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और साथ ही अगर हम बात करें तो एक पुस्तक है द होली फैमिली, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो द होली फैमिली जो ये भी आपका कार्ल मार्क्स के ही द्वारा लिखा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम को देखिए पूछा जा रहा है 6 नंबर में, भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो भारत के कृत्रिम बंदरगाह की बात करें तो ये आपका चेन्नई या मद्रास हो जाएगा, जो कि भारत का कृत्रिम बंदरगाह, ठीक है। तो ये आपका नेचुरल प्राकृतिक नहीं है, ये आपका कृत्रिम आर्टिफिशियल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आपको पूछा जा रहा है 7 नंबर में, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना जो किया गया था ये किस देश के द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था स्वीडन के द्वारा। किसके द्वारा थी, आपको स्वीडन के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और नोबेल पुरस्कार जो है शांति, साहित्य, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाते हैं। जिसका कि आविष्कार की बात करें कहाँ से किया गया है, तो आपका स्वीडन देश से किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संघीय बजट से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव जो ये संघीय बजट से संबंधित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर की बात करें तो आपका कटौती से संबंधित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और फायरमैन से रिलेटेड मैंने वीडियो बना दिया है कि कब तक आपका एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, अभी अवेलेबल ऊपर में ही होगा, तो वहाँ जाकर के आप लोग विजिट कर पाओगे कि कब तक इसका एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाएगा, जो कि बिहार फायरमैन के यानी कि CSBC की तरफ से आपका अपडेट निकल करके आया हुआ था। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है 9 नंबर में, भारतीय संविधान में राजनीति निदेशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अगर हम लोग बात करें कि भारत में जो है नीति निदेशक सिद्धांत जो है ये किस देश से लिया गया है, तो ये लिया गया है आयरलैंड से। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। वही अगर हम लोग बात करें कि मौलिक अधिकार जो है ये किस देश से लिया गया है, तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है, USA से लिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो ये आपका भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है 10 नंबर में कि युवा अवस्था में नदी निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नहीं बनाती है, ये आपको यहाँ पर बताना है।
तो युवा अवस्था देखिए नदी जो है तो ये आपका 3 अवस्था में होता है, जो कि आगे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करें कि युवा अवस्था में नदी कौन निम्नलिखित में से कौन सी आकृति नहीं बनाती, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपका एस्वेचुअरी जो है ये नहीं बनाती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि एस्वेचुअरी आकृति जो ये नदी नहीं बनाती है। और यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको यहाँ पर आपको याद रखना, जो कि पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर बात करें कि नदियों की 3 अवस्था होती है, ये याद रखना। युवा अवस्था होती है, प्रौढ़ावस्था होती है और वृद्धावस्था होती है। और युवा अवस्था में नदी अपर्दन करती है, प्रौढ़ावस्था में नदी परिवहन करती है और वृद्धा अवस्था में नदी निक्षेपण करती है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना, ठीक है। इतने पॉइंट को याद रखना जो कि आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 11 नंबर में कि रुधिर के किस घटक को हमारे शरीर की रक्षक कोशिका कहा जाता है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो रुधिर देखिए जो होता है ये आपका 3 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से बात करते हैं आपको 2 प्रकार का होता है। एक होता है आरबीसी होता है जिसको हम लोग वाइट रेड ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, और दूसरा आपका होता है डब्ल्यूबीसी होता है जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं। तो आरबीसी के कारण से व्यक्ति में अलग अलग क्या होते हैं ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, और ये क्या होता है कि आपका हीमोग्लोबिन में जो है इंक्लूड रहता है, और इसका जो वहन होता है इसका ध्वनि में होता है, जो कि ऑक्सीजन को वहन करने का भी कार्य करता है। एक होता है डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स होता है, और व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होता है कि ये संक्रमण से लड़ने के लिए सहायक होता है किसी भी व्यक्ति को, और इसको हम लोग जो है ल्यूकोसाइटस भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि रुधिर के किस घटक को हमारे शरीर की संरक्षक कोशिका कहा जाता है, तो ये डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये क्या होता है कि व्यक्ति को संक्रमण से लड़ने के लिए क्षमता प्रदान करती है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, डब्ल्यूबीसी होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग बात करें तो एक होता है प्लाज्मा। ये मुख्य रूप से 2 ही ब्लड ग्रुप होते हैं, लेकिन एक होता है प्लाज्मा जिसमें कि किसी प्रकार का कण नहीं पाए जाते। ये चिपचिपे होते हैं, चिपचिपे द्रव होते हैं, इसमें किसी प्रकार का आपका कण नहीं पाया जाता है। और ये क्या होता है कि व्यक्ति के शरीर में लगभग ये 60 से 65% आपका प्लाज्मा ही पाया जाता है। तो इतनी चीज़ों को यहाँ से आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप सभी के सामने यहाँ पर आपको 12 नंबर में पूछा जा रहा है हमारे शरीर में धमनियों का काम क्या है, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। तो देखिए धमनी क्या करता है, इसमें शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, और ये क्या करता है कि जब रक्त का फिल्ट्रेशन होता है ये सभी अंगों तक जो पहुंचाया जाता है ये धमनी के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। और धमनी में क्या होता है तो शुद्ध रक्त का प्रवाह कहाँ पर होता है, ये आपका धमनी में होता है। और शिरा की बात करें तो शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। क्या होता है तो शिरा में आपका अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है, कहाँ पर, तो ये आपका शिरा में होता है, और धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो हृदय से रुधिर का वहन करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हृदय में क्या होता है कि जब आपका रक्त का प्यूरिफिकेशन होता है तो वहां से धमनी के द्वारा शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो धमनी में शुद्ध रक्त का, और पुनः जो यहाँ तक फेफड़ा तक ला करके छोड़ा जाता है ये शिरा के द्वारा थोड़ा छोड़ा जाता है। और धमनी में रक्त का जो प्रवाह होता है ये काफी तेज होता है, और शिरा में जबकि धीरे धीरे होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम को देखिए पूछा जा रहा है सारा आपका सिलेक्टेड प्रश्न है जो कि बिहार फार्म के एग्जाम पॉइंट से आपका काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बताइए कि भारत छोड़ो प्रस्ताव जो हुआ था पारित ये कब हुआ था, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये आपको 1942 में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसकी अगर हम बात करें एकोरेट की कब हुआ था, तो याद रखना आपको 8 अगस्त को हुआ था। ये कब हुआ था, तो ये 8 अगस्त को आपका जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव हुआ था, और ये जो 1942 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और किसके द्वारा, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, ये आपका महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, याद रखना। करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 14 नंबर आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादकों में FDI की सीमा कितनी निर्धारित की गई है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर बात करें आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत रक्षा उत्पादकों में FDI की सीमा कितनी निर्धारित की गई है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर बात करें तो आपका 74% हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को पूछा जा रहा है 15 नंबर में मडुवाडी स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो बताइए क्या रख दिया गया है। तो मडुवाडी स्टेशन का जो नाम बदल करके जो अभी रखा गया है, क्या रखा गया है, तो ये आपका वाराणसी रखा गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है न्यू कैलेडोनिया जनमत संग्रह द्वारा किस देश से अलग हुआ, ये आपको पर पूछा। तो बताइए न्यू कैलेडोनिया जो है ये जनमत संग्रह द्वारा किस देश से अलग हुआ है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो बताइए किस देश से अलग हुआ, तो ये स्कॉटलैंड से अलग हुआ है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर को देखिए पूछा जा रहा है 17 नंबर में गूगल इंडिया का ईयर्स इन सर्च किसे घोषित किया गया है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो गूगल इंडिया का ईयर्स इन सर्च किसे घोषित किया गया है, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो ये जो किया गया है अभी जो बाइडेन को किया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जो कि अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है एक विषाणु जो बैक्टीरिया को खाता है वह क्या है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है।
तो देखिए जो विषाणु बैक्टीरिया को खाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बैक्टीरिया ही इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बैक्टीरियोफेज कहते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक विषाणु है जो कि बैक्टीरिया को खाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं बैक्टीरिया के अंदर जो हम लोग अध्ययन करते हैं किसका करते हैं पूछा जाता है, तो याद रखिएगा बैक्टीरिया के अंदर हम लोग जीवाणु का अध्ययन करते हैं। किसका करते हैं, तो बैक्टीरिया के अंदर हम लोग जीवाणु का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और जीवाणु जो होता है ये एक कोशिकीय जीव होता है। जीवाणु क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। इसमें क्या होता है कि ये जो होता है जैसे कि इसका वो होता है प्रजनन होता है, तो इसमें क्या होता है कि सेम कोशिका पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि व्यक्ति में क्या होता है कि अलग अलग डीएनए का स्वरूप पाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है किसमें, तो ये आपका जीवाणु में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग को देखिए पूछा जा रहा है 19 नंबर में, निम्नलिखित लिखी गई आहार श्रृंखलाओं में से कौन सी आहार श्रृंखला मनुष्य को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करेगी, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए आहार श्रृंखला आपने बचपन में भी पढ़ा होगा, तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि हम लोग जो भी सेवन करते हैं, जिस भी पदार्थ का हम लोग सेवन करते हैं उसका अगर हम लोग डायरेक्ट अगर हम लोग लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि अधिक एनर्जी पाई जाती है। जैसे कि मीट, जैसे कि हम लोग बात करें कि नॉन वेज की तुलना में वेज में क्या होता है, अधिक एनर्जी की प्राप्ति होती है। तो उस प्रकार से यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए अनाज है, तो अनाज अगर मनुष्य खाएगा तो इसमें ज़्यादा आपको ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होगी। अनाज पहले मुर्गा खा गया उसके बाद मनुष्य खा गया तो इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि अनाज पहले अनाज यहाँ पर है तो इसलिए यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अनाज में आपको एनर्जी उतना नहीं रहता है। इसके अलावा घास की बात करें तो घास बकरी खा गया उसके बाद मनुष्य, इसमें भी आपका नहीं होगा। सूक्ष्म जीव जो है यहाँ पर आपका ये क्या है, तो ये आपका एक प्रकार का आप बोल सकते हैं कि सजीव है, तो निर्जीव नहीं होता। इसके बाद ये आपका जलीय सूक्ष्म जंतु खा गया उसके बाद मछली को हम लोग खाते हैं, तब हमें क्या होता है कि ऊर्जा की ज़्यादा प्राप्ति होती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम को देखिए पूछा जा रहा है 20 नंबर में और लास्ट प्रश्न ये आप सभी के सामने, तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति किस घटक से निकलती है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ऐसा अगर प्रश्न पूछा जाता है तो सभी लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मार देते हैं, जो कि आपके यहाँ पर गलत हो जाता है। क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो इसमें किस घटक के कारण से होता है। ठीक है, तो किस घटक के कारण से अगर पूछेगा तो यहाँ पर आपका H2O हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका H2O हो जाएगा, जल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो जल अणु हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अब कैसे होता है जो इसको हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, अब प्लस ये क्या होता है कि जल से, कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है लेकिन ये क्या होता है कि जल से अभिक्रिया कर लेता है। जल से अभिक्रिया जब करता है तो ये आपका ग्लूकोज का निर्माण होता है, 6,6H12O6 ये आपका बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑक्सीजन का निर्माण होता है जो कि हमें प्राप्ति देती है। इसके अलावा यहाँ पर आपका H2O पुनः बन जाता है जो कि जल के रूप में वाष्प होकर के उड़ जाता है और साथ में आपका यहाँ पर ऊर्जा बन जाता है। तो इसमें अगर मुख्य रूप से बात करें कि अगर ये सब पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस की उत्पत्ति के लिए किस घटक का होना आवश्यक है, तो आपका यहाँ पर जल हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण के लिए अगर हम लोग बात करें तो मुख्य रूप से जो उत्तरदायी होता है ये आपका क्लोरोफिल होता है। कौन कौन से होते हैं तो इसको यहाँ पर याद रखना है कि इसमें आपका क्लोरोफिल होता है और साथ में अगर बात करें क्लोरोफिल के अलावा आपका यहाँ पर क्या होता है तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसके अलावा अगर लोग बात करें 3 नंबर में ले लीजिए आप H2O होता है, जल भी अनिवार्य होता है। इसके अलावा बात करें 4 नंबर में तो आपका सूर्य प्रकाश भी अनिवार्य होता है। तो इन 4 चीज़ों को याद रखना है जो कि बराबर पूछा जाता है क्या क्या इसमें जो अनिवार्य घटक होते हैं। तो इतनी चीज़ यहाँ पर आपका अनिवार्य घटक होते हैं। और साथ में बात करें तो पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रियाएं हैं ये सबसे ज़्यादा किस में संपन्न होती है, तो ये लाल प्रकाश में सबसे ज़्यादा संपन्न होती है। सबसे अधिकतम जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रियाएं होती है ये लाल प्रकाश में ही होता है। तो इतनी चीज़ों को यहाँ से आपको याद रखना है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही प्रश्न लेकर के आए थे, मिलेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस करना, चूँकि जब वीडियो अपलोड होगा तो अब तक नोटिफिकेशन आएगा। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट।